सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने सोचा है कि 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आई थिंक 27 दिसंबर है। तो मैंने सोचा एक थोड़ी सी डिफरेंट वीडियो बनाने की ट्राई करता हूँ। 2024 पूरा ऑलमोस्ट चला गया है और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हुई हैं। काफ़ी सारी न्यूज़ सुनने को मिली है, काफ़ी अच्छी, काफ़ी बुरी। तो मैंने सोचा है कि शायद एक वीडियो बनानी चाहिए हर मंथ, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 2024 में कौन सी बिगेस्ट टेक्नोलॉजी हेडलाइंस रही हैं। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था तो मुझे भी ऐसी काफ़ी चीज़ें मिली जो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि हम हमेशा वो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस में रह जाते हैं कि फ़ोन कौन सा नया आया, टैबलेट कौन सा नया आया, लैपटॉप कौन सा नया आया और कौन से कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में और क्या एडवांसमेंट हो रही है। यहाँ पे मैं मंथ बाय मंथ रिकैप करूँगा उन सभी बड़ी टेक्नोलॉजी स्टोरीज़ को जो इस साल को डिफ़ाइन करती हैं। तो यहाँ जनवरी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई थी कि एआई ने फिंगरप्रिंट यूनिकनेस को चैलेंज किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं और बचपन से सीखते भी आए हैं कि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो हर एक फिंगर में डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्टडी कंडक्ट की गई है जिसमें 1 लाख से भी ज़्यादा फिंगरप्रिंट्स को एनालाइज किया गया और यहाँ पे ये पता चला कि एल्गोरिदम ने 90% एक्यूरेसी के साथ सिमिलरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया है और फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी और बायोमेट्रिक्स के जो स्टैंडर्ड है उसको रीथिंक करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सोच के देखो कि हम यही सोचते थे कि हमारे हर एक फिंगर के जो फिंगरप्रिंट्स हैं ऑलमोस्ट 90% सिमिलर होते हैं। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि यूनिक होते हैं, बट इतने भी यूनिक नहीं होते कि उन दोनों फिंगर्स का फिंगरप्रिंट पैटर्न ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। 90% वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होते हैं। तो चलते हैं फरवरी की तरफ। फरवरी में एक ओपन सोर्स वॉइस असिस्टेंट लॉन्च हुआ है। लायन कंपनी ने बड़ी लॉन्च किया है एक फुल्ली ओपन सोर्स वॉइस असिस्टेंट जो एक्सेसिबल एआई टेक्नोलॉजी के लिए एक नया बेंचमार्क सेट करता है। जैसे एलेक्सा और सिरी होते हैं वो प्रोप्राइटरी सिस्टम्स में ही काम करते हैं, जैसे अमेज़ॉन पे या आईफोन्स पे, एप्पल डिवाइसेस पे। बडी जो है वो डेवलपर्स को इस असिस्टेंट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के लिए और कस्टमाइज़ करने के लिए फ्रीडम देता है। और लॉन्च के 1 महीने के अंदर ही इस प्रोजेक्ट ने 50,000 से भी ज़्यादा डाउनलोड्स और 1200 डेवलपर्स की कम्युनिटी से कंट्रीब्यूशन अट्रैक्ट किए, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो हम एलेक्सा यूज़ करते हैं, सिरी यूज़ करते हैं, गूगल असिस्टेंट यूज़ करते हैं, वो प्रोप्राइटरी हैं। वो जो कंपनीज़ हैं वो उन्हें क्लोज रखते हैं, उनके सीक्रेट्स बाहर नहीं जाते हैं कि वो उन्हें कैसे ट्रेन कर रहे हैं, मतलब बैकग्राउंड का नहीं पता होता है। बट जो ये ओपन सोर्स वॉइस असिस्टेंट है इसका ऐसा होगा कि कोई भी डेवलपर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकता है। काफ़ी ज़्यादा ऐसी जगहों पे उसका यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे हम अपना डेटा किसी बड़ी कंपनी को नहीं शेयर करना चाहते। और मार्च की बात करें तो फिर से ओपन एआई, आप सब जानते ही हैं, जिनका चैट जीपीटी है। ओपन एआई ने अपने O1 सीरीज़ के लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इंट्रोड्यूस किया जो कोडिंग, मैथमेटिक्स, साइंस और कॉम्प्लेक्स रीजनिंग में एडवांस कैपेबिलिटीज ऑफर करते हैं। अर्ली टेस्टिंग के अकॉर्डिंग O1 मॉडल ने एडवांस कोडिंग चैलेंजेस में 95% एक्यूरेसी दिखाई और साइंटिफिक डेटासेट पर पिछले मॉडल से 20% बेटर परफॉर्मेंस की। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है इसने। और ये मॉडल रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए काफ़ी डिज़ायरेबल टूल बन गया है। तो चलते हैं अप्रैल में। एक तरह से आप ट्रेंड देख रहे होंगे कि यहाँ पे मोस्टली एआई से रिलेटेड ही बात चली है। मोस्टली पूरे साल एआई 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 ही चलता हुआ है। तो नेक्स्ट अप्रैल एक और एआई, एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रायल ने दिखाया कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल टेलर्ड मैनिपुलेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। ये एआई सिस्टम पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज़ करके परसुएसिव आर्गुमेंट्स बनाने में ह्यूमन से ज़्यादा इफेक्टिव साबित हुए। एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में जिसमें 2000 पार्टिसिपेंट्स शामिल थे, एआई क्राफ्टेड मैसेजेस का परसुएशन सक्सेस रेट ह्यूमन जनरेटेड मैसेज से 35% ज़्यादा था। उस स्टडी में ऐसा हुआ कि जो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है वो उस पर्सन की पर्सनल डिटेल्स को यूज़ करके इतनी कन्विंसिंगली चैट आपके साथ कर सकता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सामने आपके एआई आपसे बात कर रहा है या ह्यूमन आपसे बात कर रहा है। जिससे ये भी पता चलता है कि पॉलिटिकल कैंपेन्स और मार्केटिंग में एआई का कितना ज़्यादा मिसयूज हो सकता है। अब चलते हैं द मंथ ऑफ मई, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट विद एआई। एआई ने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में एक ऑटोमेटिक वेस्ट सॉर्टिंग सिस्टम को लॉन्च करके किया है। ये टेक्नोलॉजी जो 500 से भी ज़्यादा वेस्ट कैटेगरीज डिस्टिंग्विश कर सकती है, अर्बन रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ में इम्प्लीमेंट हुई है, जिससे सॉर्टिंग एक्यूरेसी में 40% और लैंडफिल माइंस में जाने वाले वेस्ट में 25% की कमी आई है। इस सिस्टम ने पायलट प्रोग्राम में डेली बेसिस पे 100 टन से भी ज़्यादा वेस्ट प्रोसेस किया, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को मिलियंस की सेविंग्स हुई, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर गवर्नमेंट एज वेल कि इसकी हेल्प से हम वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं। बट वही बात आ गई, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो अब चलते हैं जून की तरफ। स्पॉटलाइट ऑन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना टॉप 10 अर्निंग टेक्नोलॉजीज ऑफ 2024 रिपोर्ट रिलीज किया, जिसमें सॉलिड स्टेट बैटरीज, क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी और बायोप्लास्टिक्स जैसे इनोवेशंस को हाईलाइट किया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ये टेक्नोलॉजीज अगले 5 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी में $1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का
कंट्रीब्यूशन दे सकती है। और सिर्फ सॉलिड स्टेट बैटरीज ही इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट को 50% लॉन्गर रेंज और फास्टर चार्जिंग टाइम के साथ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जैसे कि अभी भी यही इशू चल रहा है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है उसकी रेंज कम होती है और उसको चार्ज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है। तो उस केस में सॉलिड स्टेट बैटरीज का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है और अगले 5 सालों में पता चलेगा कि ये कितना इफेक्टिव रहेगा और कितना ये मार्केट में हमें देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं जुलाई की तरफ, जो है AI और इलेक्शन इंटेग्रिटी। जैसे कि हमने पहले देखा कि AI की वजह से पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है, फेक न्यूज़ भी स्प्रेड कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होते हैं। बट यहाँ के दूसरी तरफ डिसइंफॉर्मेशन के साथ कॉम्बैट करने के लिए AI पर फोकस किया गया है, जहाँ पर फेक न्यूज़ डिटेक्ट करने के लिए बनाए टूल्स ने 85% डिटेक्शन एक्यूरेसी अचीव की। मतलब 100 में से 85 फेक न्यूज़ को उसने आइडेंटिफाई किया और 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ ने डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को ट्रैक और काउंटर करने के लिए AI पावर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि AI की हेल्प से आप फेक न्यूज़ बना भी सकते हैं और AI की ही हेल्प से आप उस फेक न्यूज़ को काउंटर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में फॉल्स इन्फॉर्मेशन का स्प्रेड 30% तक कम हुआ, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो नेक्स्ट आते हैं अगस्त में, जनरेटिव AI यूजेज स्काई रॉकेट्स, विच इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग न्यूज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। अब हर मंथ हमें सिर्फ AI के बारे में सुनने मिलता है, क्या अच्छा कर रही है AI, क्या बुरा कर रही है AI। तो जनरेटिव AI टूल्स भी वैसे ही हैं जो हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, हमारे काम को कम करती हैं, हमें और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं। तो जनरेटिव AI टूल्स का एडॉप्शन नेक्स्ट लेवल पीक में पहुंच रखा है, जिसमें OpenAI के ChatGPT ने 300 मिलियन एक्टिव वीकली यूजर्स रिपोर्ट किए। 300 मिलियन एक्टिव वीकली यूजर्स। प्लेटफॉर्म ने डेली 1 बिलियन से ज़्यादा मैसेजेस प्रोसेस किए। आई एम कंट्रीब्यूटिंग टू दैट। तो पिछले साल के मुकाबले 50% से इंक्रीज हुए हैं और इस जनरेटिव AI टूल्स की वजह से एजुकेशन से लेके कस्टमर सर्विस तक इंडस्ट्रीज ने 40% तक एफिशिएंसी गेन की है। और मैं भी कहता हूँ कि आज के टाइम के लिए जो जनरेटिव AI टूल्स हैं वो वर्क फ्लो के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रल बन गए हैं, क्योंकि उसके बिना काम करना पॉसिबल है बट टाइम ज़्यादा लगता है और इसकी वजह से आपका टाइम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं सितंबर की सबसे बड़ी हेडलाइन की तरफ, क्वांटम ब्रेक थ्रू इन CERN के साइंटिस्ट्स ने पहली बार क्वार्क्स के बीच क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑब्जर्व किया। ये डिस्कवरी 13 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स से ज्यादा एनर्जी लेवल पर हुई। क्वांटम फिजिक्स में हम ये एक तरह का माइलस्टोन बोलेंगे। ये फाइंडिंग क्वांटम कंप्यूटिंग की न्यू टेक्नोलॉजीज में हेल्प करेगी और यूनिवर्स के फंडामेंटल फोर्सेस को समझने में और ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आ जाते हैं अक्टूबर की तरफ। अक्टूबर वाली न्यूज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, काफ़ी स्केरी न्यूज़ है और ये न्यूज़ मैंने उस टाइम सुनी भी थी बट उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, बट अभी मैंने फिर से पढ़ा तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने ये सुना था। AI ने कैप्चा को डिफीट किया। कैप्चा होता नहीं है जब आप लॉगिन करते हैं, साइन अप करते हैं या लॉगिन करते हैं, वहाँ पे टेढ़े मेढ़े वर्ड्स लिखने को आते हैं कि एक कंप्यूटर जो है उन वर्ड्स को नहीं समझ पाएगा बट एक इंसान जो है उन वर्ड्स को देख के समझ सकता है और उसमें और नीचे जो ब्लैंक मिला होता है, जो स्पेस मिला होता है, वहाँ पे लिख के सबमिट कर सकता है, जिससे पता चलता है कि आप एक बॉट हैं या एक एक्चुअल इंसान है जो इस वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, इस लॉगिन डिटेल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो रिसर्चर्स ने एक AI मॉडल को डेमोन्स्ट्रेट किया जो गूगल के रीकैप्चा वर्जन 2 को सॉल्व कर सकता है। इस मॉडल ने कैप्चा टेस्ट को बाईपास करने में 97% सक्सेस रेट अचीव किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि जो कैप्चा है वो वाइडली यूज सिक्योरिटी सिस्टम है। इसकी वीकनेसेस को ये हाईलाइट करता है और फिर और भी बेटर और भी स्ट्रॉन्गर ऑथेंटिकेशन सिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो अब आ जाते हैं नवंबर में, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नवंबर में OpenAI पर लगे चैलेंजेस। कनाडा के सबसे बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने OpenAI के अगेंस्ट एक लॉसूट फाइल किया है जो कंपनी पर बिना परमिशन के जर्नलिस्टिक कंटेंट का यूज़ करना अपने GPT मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए यूज़ कर रहा है। ये लॉसूट जिसमें 100 मिलियन से भी ज़्यादा डैमेज क्लेम किया जा रहा है कॉपीराइट और डेटा के एथिकल यूज़ को लेकर डिबेट को भी। तो ये चीज़ हमें कुछ टाइम से पता चल गई है। जो OpenAI के जो मॉडल्स ट्रेन होते हैं वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा के थ्रू होते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल डेटा कुछ भी हो सकता है। पीछे YouTube के बारे में पता चला था कि YouTube वीडियोस जो हैं उससे मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है और लोगों को पता भी नहीं था। और आगे चल के AI ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस बनाना भी ज़रूरी हो गया है। तो अब आ जाते हैं हम फाइनल दिसंबर में, एडवांसमेंट इन mRNA टेक्नोलॉजी। ऑस्ट्रेलियन रिसर्चर्स ने एक mRNA कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप किया है जो इम्यून इम्प्रिंटिंग प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। इम्यून इम्प्रिंटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि जब हम बीमार होते हैं, जब हमें कोई यूनिक बीमारी लगती है,
और हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं पता कि उसके साथ कैसे कॉम्बैट करना है। सेल्स जो हैं उसे सीखते हैं, उसे सेव करके रखते हैं अपनी बॉडी में, उस लर्निंग को सेव करके रखते हैं ताकि अगर नेक्स्ट टाइम हमें वो बीमारी फिर से हो तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उस बीमारी के साथ लड़ने में ज़्यादा कैपेबल रहता है। तो यहाँ पे अर्ली ट्रायल्स में जिसमें 5000 पार्टिसिपेंट शामिल थे, कोविड-19 के इमर्जिंग वेरिएंट्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में 75% इम्प्रूवमेंट दिखाई कंपेयर टू एग्जिस्टिंग वैक्सीन, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है जो अभी करंटली वायरस है सिर्फ उससे कॉम्बैट करने में रेडी नहीं रहेंगे, बल्कि जो अगर उसका डिफरेंट वायरस या कोई मॉडिफाइड वायरस या कोई म्यूटेटेड वायरस भी आता है उससे भी हमारी बॉडी हमें प्रोटेक्ट करने के कैपेबल रहेगी। तो यहाँ पर अब देखना बनता है कि 2025 में हमें किस तरह के टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।